स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव हमारे कि हमने स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये विंडोज़ के अंदर होता है। जो दूसरे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स हो गया, या जो है ना हमारा ये मैकबुक होती है, उसके अंदर लिब्रे ऑफिस, कैल्क, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक्सेल की तरह के, ठीक है। उन पे हमने डायरेक्शन फील्ड्स को ड्रॉ करना है। लास्ट टाइम जो लेक्चर लिया था उसके अंदर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम था कि जी जो ना हम प्रॉब्लम्स को, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको एक्सेल शीट पे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ओडीईज को हम एक्सेल शीट पे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ग्राफ बनाने के तरीके पता चल जाएंगे, फॉर्मूला एडिटिंग का पता चल जाएगा, और जो बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, कौन सा हुआ था? यार ये नेट बंद हो गया था असल में, दोबारा ऑन हुआ है, तो मैं दोबारा जो है ना, सर है जो नहीं मेरे पास से ये बंद हो गया था। ओके, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इस तरह के मिलते जुलते जो प्रोग्राम हैं, उन्हीं को यूज करते हुए जो हमारा आइलर मेथड है। सर आपको माइक मेरा ऑन है यार। अच्छा एक मिनट। ओके, तो जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उन्हीं को यूज करते हुए हमने डायरेक्शन फील्ड्स को भी ड्रॉ करना है, और जो आइलर मेथड है उसको भी यूज करना है। इसका फायदा क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हमें खुद से कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना हो एक्सेल में तो कैसे करते हैं, और फिर ये कि जो बिल्ट इन मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं एक्सेल के अंदर जो बिल्ट इन हैं उनको कैसे यूज करना है, और फिर ये कि ग्राफ किस तरह ड्रॉ किया जाता है एक्सेल के अंदर। फिर एंड में जो ना मैं थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है उसको थोड़ा सा टच करूंगा आप लोगों को ये आइडिया देने के लिए कि इसको भी यूज किया जा सकता है। तो उस हवाले से अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ऑलरेडी आई एज्यूम कि आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है पहले। ओके जी, डायरेक्शन फील्ड यूजिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो इसकी मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर इतना ज़्यादा स्टे नहीं करूंगा। जो हमारे पास एक्सेल शीट है उसको हम यूज़ करेंगे, और इस कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है ना हम यूज़ एक्सेल शीट को एज ए प्रोग्राम यूज़ करेंगे, और हम सॉल्व करेंगे अपनी ओडीई को। अच्छा, जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है उसके अंदर बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस भी होते हैं, और हम खुद भी लिख सकते हैं। द स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैन बी यूज टू ड्रॉ द डायरेक्शन फील्ड्स। डायरेक्शन फील्ड्स ड्रॉ करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं कौन से ले रहा हूँ, कि आपकी जो बुक है एरविन क्रेजी की, उसके अंदर है y प्राइम इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर y ओवर x। ये आपकी ओडीई है। इस ओडीई की डायरेक्शन फील्ड्स ड्रॉ करनी है जो आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कर्व्स जो है ना वो दे देंगी। उसमें से फिर आपने अपनी मर्जी से जो है ना, उसमें से आप अप्रोक्सीमेटली पता लगा सकते हो कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या होगा। फिर उसने ये कहा है कि कोई से दो सॉल्यूशन कर्व भी आपने ड्रॉ करने हैं, उनमें से एक कर्व जो है वो 0.22 में से पास करे और दूसरा जो है वो 3.3 में से पास करे। इसको जो है अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब मैं प्रेजेंटेशन बंद करके एक्सेल शीट जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करूंगा। ये लेक्चर रिकॉर्ड भी करना हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ओके जी, नाउ आई ओपन द स्प्रेडशीट प्रोग्राम। हाँ जी, ये विजिबल हुआ।
स्प्रेडशीट प्रोग्राम? यस सर। ओके, अच्छा, आपकी जो एक्सेल है ना वो भी मोर और लेस बिल्कुल इसी से मिलती जुलती है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये कि ऊपर आपके टैब्स बनी होती हैं या रिबन बटन्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास मेन्यूज है। बाकी इसके जो फंक्शन हैं वो सारे के सारे एग्जैक्टली वही है जो कि एक्सेल के हैं। ठीक है, अब हम जो सॉल्व करना चाह रहे हैं वो थी y प्राइम इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू द पावर y ओवर x। ये हमारा प्रोग्राम था। अब सबसे पहले क्या कि आप ये चाहते हो कि जो हमारी एक्सेल शीट के जितने भी सेल्स हैं ना, इन सेल्स के अंदर फॉर्मेटिंग एक जैसी आए, एक जैसे फॉन्ट हो, एक जैसा फॉन्ट साइज हो, एक जैसी चीज़ें हो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो सबसे ऊपर लेफ्ट पे आपको ये बना हुआ है ना, एक ये 1 है, रो नंबर 1, और ये है कॉलम नंबर A। इन दोनों के ऊपर यहाँ पर जो एक ब्लैंक सा सेल दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये पूरी शीट सिलेक्ट होगी। इसके अंदर जितने भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, सारे के सारे इसमें सिलेक्ट हो गए। अब आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर फॉन्ट जो है ना कोई दूसरा यूज करना चाहता हूँ। मैं सेगो UI नॉर्मली ये फॉन्ट यूज कर रहा होता हूँ और इसका फॉन्ट साइज में रखता हूँ 14। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पूरी शीट में जो भी चीज़ लिखूंगा उसका फॉन्ट होगा सेगो UI और उसका फॉन्ट साइज होगा 14। अब मैं इस पूरी शीट के अंदर ये चाहता हूं कि जो भी मैं कंटेंट लिखूं वो सेल के अंदर मिडल में आ रहा हो, लेफ्ट से स्टार्ट ना हो या राइट पे खत्म ना हो, बल्कि बिल्कुल मिड के अंदर आए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जो है ना, एक ये हमारे पास 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट जस्टिफाई, यानी जो भी चीज़ लिखोगे वो कॉलम में लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद एक होता है राइट जस्टिफाई, उसमें इसको अगर क्लिक कर दोगे तो सेल के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो राइट साइड पे जो है ना जस्टिफाई होगी, राइट साइड के ऊपर इक्वल आ रही होगी। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल मिड के अंदर आए तो ये राइट जो है मिड जस्टिफाई, इसको अलाइन सेंटर, इसको क्लिक करोगे तो ये सेंटर के अंदर लिखा जाएगा। इसको क्लिक कर दिया मैंने और ये भी सेंटर के अंदर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी ODE थी, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ, y प्राइम इज इक्वल टू e रेज टू द पावर y ओवर x। अब ये देखो कि इसको मैं अगर y रेज टू द y ओवर x को रेज टू द पावर बनाना चाहूँ तो ये किस तरह बनेगा। मैं सबसे पहले जो आपके कीबोर्ड की की है F2 उसको प्रेस कर दूंगा। उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के कर्सर से इसको y ओवर x को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट P, तो ये देखो ये पावर बन गई। एक्सेल के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके अंदर कंट्रोल और पॉजिटिव जो बटन है आपका कीबोर्ड का, उसको प्रेस करोगे तो रेज टू दी पावर बन जाएगी। ये आपका आ गया y प्राइम इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर y ओवर x। ये हमें सॉल्व करनी है। अब जो हमने लास्ट टाइम किया था वो क्या था कि हमने y की वैल्यू उसको जो ना एक दफ़ा कांस्टेंट कर लिया और x की वैल्यू उसको वेरी किया हमने, और फिर हमने जो ना सारी कैलकुलेशंस की। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर उसने देखो क्या कहा था कि जो हमने डायरेक्शन फील्ड्स बनानी है उसके अंदर जो हमें कर्व्स ड्रॉ करने हैं वो किस में से पास करें। पहला कर्व जो है वो 2 2 में से पास करें, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि जो है ना दूसरा कर्व जो है वो 3 3 में से पास करें, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि x और y की जो रेंज लेंगे हम, यानी जो इसकी डोमेन होगी हमारी वो क्या होगी, हम उसको ले सकते हैं 0 से लेकर 6 तक। 0 से लेकर 6 तक क्यों, 0 से लेकर 6 के अंदर 2 2 भी कवर हो जाता है और 3 3 भी कवर हो जाता है, जिसके अंदर से आपने अपने ग्राफ जो है ना वो पास करना है। डोमेन डिसाइड हो गई किस बेस पर कि उसने ये कहा है कि 2 2 में से पास करे आपका कर्व और 3 3 में से पास करे, तो डोमेन मेरी 0 से लेकर 6 तक हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले दे देता हूँ सेल को नाम कि ये मेरा y वेरिएबल है और ये मेरा x वेरिएबल है। ठीक हो गया। अब y वेरिएबल इसको मैं 0.1 कर देता हूँ पहले सेल को। दूसरा मेरा जो वेरिएबल है वो है 0.5, उसके बाद 1.5। फिर उसके बाद यहां पर देखो मैं 0 भी लिख सकता था, इस पोजीशन पर जहां पर मैंने 0.1 लिखा है यहां पर मैं 0 लिख सकता था और यहां पर भी 0 लिख सकता था। लेकिन फर्क क्या पड़ना था भला कि ये जो मेरा x को अगर मैं 0 करूंगा ना तो y डिवाइडेड बाई x ही क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन कैलकुलेट ही नहीं हो सकेगा।
तो इस वजह से मैंने पहले वैल्यू को 0.1 किया, बाकी की जो होंगी वो मैं बराबर बराबर डिस्टेंस पे लूंगा। 0.5 है, अगला क्या होगा 1 होगा, उससे अगला 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। इस तरह अगर कांस्टेंट फासले के ऊपर आपने पॉइंट सिलेक्ट करने हो तो कोई से भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, 0.5 उसके बाद 1। अब मैं कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ, ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया, मैंने इसको क्लिक करके होल्ड कर लिया और इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखो ये 6 तक इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखो ये 0.5 है, ये 1 है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये 1.0 दिखाए, तो आपके पास ये देखो ये एक बटन बना हुआ है जिसके ऊपर हल्का सा क्रॉस का निशान बना हुआ है और एक के ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है। प्लस का क्या मतलब है कि ऐड डेसिमल प्लेसेस, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये डेसिमल ऐड कर देगा, देखो सबके अंदर, और अगर रिमूव करूंगा तो एक एक डेसिमल पॉइंट रिड्यूस कर देगा। इसी तरह x, पहली वैल्यू 0.1 ले रहा हूं, 0 किस लिए नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद 0.5 और 1.0। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कर्सर से पकड़ के और ड्रैग करूंगा तो ये 6 तक बन गया। इसका मैं डेसिमल पॉइंट जो है ना इंक्रीज करता हूं ताकि ये सारे एक फॉर्मेट के अंदर आ जाए मेरे। अब ये देखो कि y भी वेरी कर रहा है और x भी वेरी कर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, हम पहले ये करेंगे कि x को वेरी करेंगे लेकिन y की हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, y की कोई एक फिक्स कर देंगे, अगली दफा इंक्रीज करके फिक्स कर देंगे, अगली दफा फिर इंक्रीज करके फिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरी जो y वैल्यू 0.1 है, दूसरी वैल्यू भी मैं 0.1 ले लेता हूँ। अब अगर मैं इस दोनों को पकड़ के सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो ये सिर्फ 0.1 ही फिल करेगा हर जगह, ये देखो। ठीक हो गया। अब ये देखो कि ये 0.1, 0.1, 0.0.1, 0.1, ये सारे का सारा क्या रहेगा 0.1, और x जो है वो 0.1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है। अभी देखो आपको ये आगे चल के समझ आएगी कि ये मैंने फिक्स क्यों किया और इसको मैंने वेरी क्यों किया, ये अभी आगे चल के समझ आ जाएगी आपको। अब देखो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, वो है y प्राइम इज इक्वल टू e रेज टू द पावर y ओवर x, और ये जो e रेज टू द पावर y ओवर x है वो क्या है, वो है मेरा स्लोप m इज इक्वल टू e रेज टू द पावर y ओवर x। मैं F2 को प्रेस करूंगा, शिफ्ट की प्रेस की, उसके बाद मैं लेफ्ट साइड को मूव करना शुरू करूंगा कर्सर को, ये जो एरो कीज होती हैं 4, उससे मैं लेफ्ट वाली को हिट करूंगा, ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, ये, उसके बाद छोड़ के कंट्रोल शिफ्ट और P, ये देखो ये पावर बन गई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। अब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू द पावर y ओवर x। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम एक्सेल के अंदर, ये जो सेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये है C3, ये जो सेल सिलेक्ट हुआ है ये कौन सा है C, क्योंकि ये C कॉलम के अंदर है और तीसरी रो के अंदर, तो ये C3 है मेरा सेल। डायरेक्ट देखना चाहो कहाँ पे है, ये देखो ये दिया हुआ कि ये सेल C3 के अंदर हूं मैं अभी। इस सेल के अंदर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, और जब फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं एक्सेल के अंदर ये याद रखो कि जब भी आप फॉर्मूला एंटर करते हो हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा, फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा। अब मैं करता हूं इज इक्वल टू, ये ई जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको किस तरह लिखते हैं एक्सेल के अंदर, इसको लिखते हैं ई एक्स पी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसके बाद जो हमने डेटा देना होता है वो हमने हमेशा ब्रैकेट्स में देना होता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक्सेल के अंदर। जब भी आप किसी फंक्शन को डेटा देते हो वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक पैरेंथेसिस को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद y डिवाइडेड बाई x लिखना है मैंने। y कौन सा है, ये देखो y ये वाला कॉलम है हमारा, a कॉलम के अंदर y जो पहली वैल्यू है हमारी वो कौन सी है, a3, ये देखो 0.1 पहली वैल्यू कौन सी है, ए कॉलम सेल नंबर रो नंबर 3, कॉलम नंबर ए रो नंबर 3, तो ये A3 बनता है। अगर आप हाथ से भी टाइप करोगे ना इसको A3 तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये है A3। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, लिखने के बजाय आप डायरेक्ट इस सेल को क्लिक कर दो, ये देखो A3 आ जाएगा खुद ब खुद, डिवाइडेड बाई x कौन सा है, ये वाला
B3। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अब ये देखो, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू द पावर y ओवर x। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो इसने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये देखो ये कर्सर जो ना, अभी ये एरो साइन है, जो कर्सर है ये है एरो का साइन है, इसको जब मैं इस सेल के कॉर्नर पे ले जाऊंगा ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा कॉलम नीचे तक फिल करने के दो तरीके हैं, या तो इसको मैं क्लिक करके होल्ड रखूं और नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो भी फिल कर देगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये मैं कर्सर को लेकर गया, ये प्लस का निशान बन गया मेरे पास, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो भी ये फिल कर देगा। अब मैं क्या करता हूं कि ये डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी डेसिमल के बाद 6 नंबर हैं। मैं चाहता हूं कि इनको मैं रिड्यूस करूं, मैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक लाना चाह रहा हूं। तो ये देखो डिलीट डेसिमल प्लेस, इस बटन को एक दफा क्लिक किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 11 दफा क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये अगला कौन सा, 12 13 14। इसका क्या मतलब है कि एक्सेल शीट जो है ना हमारी डेसिमल के बाद 14 डेसिमल के प्लेसेस जो है ना वो दिए हुए थे उसने। तो मैं डिलीट का बटन क्लिक करता रहूंगा तो एक वक्त आएगा ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे पहुंच जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो गया, एम फिल हो गया। फॉर्मूला फिल करने का तरीका आप लोगों ने देख लिया कि इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ब्रैकेट के अंदर A3 ओवर B3। A3 क्या है हमारा, ये y की ये पहली वैल्यू, B3 क्या है, x की पहली वैल्यू। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, माउस को डबल क्लिक किया और ये मेरा पूरा कॉलम फिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है मैंने C निकालना है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। C इज इक्वल टू y माइनस mx। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करना है, अगेन फार्मूला किससे स्टार्ट होगा, हमेशा इज इक्वल टू से। इज इक्वल टू सबसे पहले क्या है, y कहां है, ये दिया हुआ पहली वैल्यू y की, इसको क्लिक कर दिया, माइनस mx, m कहां है, ये रहा C3, मल्टीप्लाइड बाई x कहां है, ये रहा B3, इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं करता हूं एंटर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैं वही प्लस का साइन बन गया, डबल क्लिक करता हूँ, ये पूरा कॉलम फिल हो गया। डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस करता हूँ, ये देखो ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये मेरे पास ये कॉलम आ गया C का। इसके बाद अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ, मैं x1 की वैल्यू लेता हूँ, x1 इज इक्वल टू x माइनस 0.1। मैं क्या करूंगा, F2 को मैंने प्रेस किया, उसके बाद कर्सर को मैं ले आया इस 1 से पहले, क्योंकि ये मैं सबस्क्रिप्ट बनाना चाह रहा हूँ 1 को। शिफ्ट करके लेफ्ट एरो की को क्लिक किया, प्रेस किया, तो ये मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया 1। कंट्रोल शिफ्ट और B, तो ये नीचे आ जाएगा हमारा। तो ये देखो x1 इज इक्वल टू x माइनस 0.1। अब फार्मूला एंटर करना मैंने, तो किससे स्टार्ट करूंगा, इज इक्वल टू से। इज इक्वल टू x माइनस 0.1, x ये आ गया माइनस 0.1, ये देखो ये आ गई मेरे पास वैल्यू। उसके बाद मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कर्सर को यहाँ लाता हूँ, ये प्लस का निशान बन गया, डबल क्लिक करता हूँ, पूरा कॉलम फिल हो गया। डेसिमल प्लेसेस में इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, ये देखो ये मेरे पास सारा कॉलम 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक फिल हो गया। उसके बाद अगला मैंने क्या करना है, x2 इज इक्वल टू x प्लस 0.1। F2 प्रेस करूंगा ताकि ये एडिटेबल बन जाए मेरा सेल F2। उसके बाद मैं कर्सर को मूव करके ले जाता हूँ 2 के एंड पे, शिफ्ट करके मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और B, ये मेरा x2 इज इक्वल टू x प्लस 0.1। फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। x वैल्यू मेरी ये रही, इसके अंदर ऐड कर देता हूँ 0.1,
एंटर करता हूँ, ये मेरी वैल्यू आ गई। उसके बाद सारा कॉलम हमने फिल कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, इस x1 के अगेंस्ट मैंने फाइंड करना है y1, तो वो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c। मैं सेल को एडिटेबल बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर जो है ना सुपरस्क्रिप्ट्स और सबस्क्रिप्ट्स बना सकूं। तो इसके लिए क्या करूंगा, F2 प्रेस करूंगा, कर्सर को इस 1 से पहले ले आया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट B प्रेस किया तो ये सबस्क्रिप्ट बन गया। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट B, ये देखो ये मेरा बन गया y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c। अब यहां पर फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू mx1 प्लस c, तो इज इक्वल टू m ये दिया हुआ मल्टीप्लाइड बाई x1 ये दिया हुआ प्लस c ये दिया हुआ, एंटर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। सेल को सिलेक्ट किया और नीचे तक ड्रैग कर दिया, फिल हो गया। अब डेसिमल प्लेसेस में रिड्यूस करता हूँ थोड़े से, कई दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा इस बटन को, और ये देखो ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेरे पास फिल हो गई वैल्यू। उसके बाद y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस c। सेल को एडिटेबल बनाने के लिए F2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट B, उसके बाद इस 2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट B, और उसके बाद एंटर किया तो मेरे पास ये y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस c आ गया। इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस c इज इक्वल टू दिस। उसके बाद ये मैंने फिल कर लिया, ठीक हो गया। अब ये देखो कि इसको मैं डेसिमल प्लेसेस रिड्यूस करता हूँ, ये डेसिमल प्लेसेस रिड्यूस हो गए। अब ये देखो कि मेरे पास x1 x2 आ गए, y1 y2 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि वैल्यूज तो आ गई, अब इन वैल्यूज से मैंने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इनसे मैंने ग्राफ बनाना है। ये मेरे पास क्या होगा, ग्राफ किस तरह बनेगा कि मेरे पास ग्राफ के अंदर सिर्फ जो सबसे नीचे वाली रो होगी ना, जहां पे y इज इक्वल टू 0.1 है, देखो जो ग्राफ होता है हमारा इस तरह होगा ना, पूरा ग्राफ होगा। नीचे x क्या होगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलना होता है। तो y क्या है 0.1, तो ये नीचे सारे के सारे जो ना हमारे डायरेक्शन फील्ड्स रहेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ऊपर अभी खाली रहेगा, ऊपर को फिल करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इस 0.1 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 0.5 सारे के सारे। उसके बाद ऊपर लग जाएंगे डायरेक्शन फील्ड्स। उसके बाद अगली दफा क्या करूंगा, 1 कर दूंगा, एक और लग जाएगी रो। उसके बाद 1.5 करूंगा, एक और रो। इस तरह करते फिल होता जाएगा सारा ग्राफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये x1 और x2 की वैल्यूज इधर आए और y1 y2 की यहाँ पे आए। ये देखो जरा, यहाँ पर इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, उसके बाद y की वैल्यूज इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2। अब ये देखो x1 x2 y1 y2। उसके बाद मैं इस सेल को कर लेता हूं हाईलाइट, इसकी मैं वजह बताता हूं। अभी ये हाईलाइट हो गया, इज इक्वल टू, अब पहले तो मैंने इसमें से ही जो पहली रो थी इसमें से ली थी x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज। अब मैं इस रो में से लेता हूं, ये जो दूसरी है, ये देखो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2, एंटर। इसी तरह करके मैं जो ना ये सारा सेल जो है ना फिल करता जाऊंगा। इज इक्वल टू अगली वैल्यू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1
इज इक्वल टू ये y2। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही नो सर। यार, ये जो ना असल में आज इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं शेयर कर देता हूँ, ये इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। कोड भी सेंड कर दीजिए पता इसलिए। क्या चीज? ठीक है, अब हो रही है। ओके ओके, अब मैं इसको फिर हाईलाइट कर देता हूँ दोबारा। और अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू अगली जो रो है हमारी, इसमें से x1 इज इक्वल टू, और ये x2, ये हमारा y1 और ये हमारा y2। उसके बाद ये जो है इधर मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और यहाँ पर अगेन इज इक्वल टू जो अगली वैल्यू है हमारी x1 एंड x2 y1 और ये y2 इज इक्वल टू अगली रो के अंदर आ जाओ, x1 x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2। अभी देखो, पहले जब सारे सेल फिल हो जाएंगे उसके बाद ग्राफ आपका बनना शुरू हो जाएगा। इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 एंड इज इक्वल टू y2। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2। उसके बाद आखिरी वैल्यू रह गई हमारी, इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2। ये इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो, हाईलाइट करने का मकसद क्या था और ये एक रो ब्लैंक छोड़ने का क्या मकसद था। जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ ना, मुझे सेल सिलेक्ट करने पड़ेंगे मुख्तलिफ। तो मुझे पता है कि ये x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, ये ग्रुप जो है ना मुझे अलग-अलग पता चलेंगे। अगर ये सारे का सारा सेम कलर में होता ना, तो भूल कर मैं ये कर सकता था कि मैं जो है ना ये ई कॉलम को ये के बजाय ये समझ सकता था। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक दूसरे से अलग अलग नजर आए ग्रुप्स मुझे, तो इसलिए मैंने ग्रुप्स को इस तरह डिफाइन किया कि ये एक ग्रुप वाइट है, एक ग्रुप जो है वो मेरा ग्रे है, वाइट है ग्रे है, सिर्फ सेग्रीगेट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसका। तो वो क्या होगा, इंसर्ट चार्ट। ग्राफ की जगह क्या है इसमें वर्ड यूज होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, चार्ट। इसको क्लिक किया
अब ये मुझे देखो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स दिखा रहा है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो हमारे पास विंडो खुली है ना, इसके अंदर वो कह रहा है कि कॉलम वाला ग्राफ बनाना है, बार वाला बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, एरिया वाला बनाना है, लाइन वाला बनाना है, एक्स वाई स्कैटर, बबल नेटिंग, मुख्तलिफ टाइप्स के उसमें चार्ट बताए हुए हैं कि कौन सा आपने ड्रॉ करना है। मैं इसमें से एक्स वाई स्कैटर जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस एक्स वाई स्कैटर के अंदर उसने मजीद कैटेगरीज दी हुई हैं मुझे, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। मैं कौन सी कैटेगरी चाहता हूँ? मैं सिंपल लाइंस वाली कैटेगरी चाहता हूँ कि खाली लाइंस लगे मेरे पास। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, कि अब अगले स्टेप पे जाना है हमने ग्राफ प्लॉट करने के। तो ये देखो कि ये अगला स्टेप आ गया। अब वो कह रहा है कि जो आपकी डेटा की रेंज है वो क्या है। डेटा की रेंज किस तरह डिफाइन करूंगा मैंने ये बताना होता है कि y कहाँ पे है और x कहाँ पे है, मैंने ये बताना होता है। दूसरे, अब इस चीज को सीखो कि जो डेटा रेंज है ना ये किस तरह लिखी हुई है। ये इसने लिखी हुई है $, आइलर, डॉट, $D, $26, ये उसने किया हुआ है। क्यों भला? ये जो मैंने जो हमारी शीट है ना स्प्रेडशीट, इसके अंदर दो मैंने शीटें बनाई हुई हैं, एक डायरेक्शन फील्ड्स के नाम से है, एक आइलर के नाम से है। डायरेक्शन फील्ड वाली जो है ना वो भी बंद है। जो जिस शीट पे मैं काम कर रहा हूँ वो कौन सी है? आइलर वाली। जो आपके पास एक्सेल शीट खुलेगी ना उसमें शीट 1 शीट 2 के नाम दिए गए होंगे। आप अगर इस शीट के नाम को डबल क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या नाम रखना चाहते हो, आप वो नाम चेंज कर सकते हो। मैंने इसका नाम आइलर रखा हुआ है शीट का, ठीक है। तो इस वजह से शीट का नाम सबसे पहले दिखाती है एक्सेल कि शीट का नाम आइलर है। और ये देखो मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पे मौजूद है, ये देखो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है सेल, कर्सर मेरा ये कहाँ है, ये है D26 में। तो इसलिए इसने D26 दिखाया हुआ है। जो मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ वो कौन सा होता है? y = f(x). y का ग्राफ बनता है ना, तो मेरा सबसे पहला y कहाँ पे है? ये दिए हुए -0.172 एंड 0.372, ये दो वैल्यूज हैं, ठीक है। ये मेरी रेंज है। ये क्या y वैल्यू क्या कहलाती है? रेंज। x डोमेन होती है और y क्या होती है? रेंज होती है। ये मेरी रेंज है। रेंज कौन सी है? ये मेरा कॉलम है B और रो नंबर है 17। तो B17 एंड B18। तो मैं यहाँ पर ये जो चीज है इसको मैं करता हूँ B17 से लेकर B18, दो सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं, B17 और B18। ये मेरी रेंज है। B17 कौन सा है? ये। B18 कौन सा है? ये। इन दो को मैंने सेलेक्ट किया है। इन दो को सेलेक्ट करके मैं करता हूं नेक्स्ट। एक मिनट, B17 से B18 नेक्स्ट। डेटा रेंज इसमें दिखाई नहीं रही है, एक मिनट ज़रा। कस्टमाइज डेटा रेंजेस फ्रॉम इंडिविजुअल डेटा सीरीज। ये देखो, ये इसने यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट रो एज लेबल और फर्स्ट कॉलम एज लेबल इसको मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। और मैंने फिर इसको क्या किया? नेक्स्ट। जब मैं नेक्स्ट जाऊंगा तो ये मेरे पास देखो y वैल्यूज मैंने इसको बता दिया कि आइलर वाली शीट के अंदर B17 से B18 तक ये मेरी रेंज थी। और जो x वैल्यूज हैं ये कहाँ तक है मेरी? ये देखो रेंज फॉर x वैल्यूज। x वैल्यूज ये क्या है? ये मेरी शीट है आइलर डॉट ए A17 से और A18। इसको मैं अब क्या करूंगा?
ये जो मेरे पास काम हुआ है, ये वाई वैल्यूज कौन सी सिलेक्ट की हैं, ये दो। देखो यहाँ पर वो ब्लू कलर की लाइन भी दिखा रहा है इनके गिर्द। वाई वैल्यूज मैंने ये सिलेक्ट की हैं और एक्स वैल्यूज कौन सी सिलेक्ट की हैं, ये। इनकी वजह से क्या हुआ, एक ग्राफ ड्रा हुआ ये वाला, ये एक डायरेक्शन फील्ड है। अभी दूसरी किस तरह बनेगी, हम ये देखो ये ऐड का बटन दिया हुआ, दूसरी लाइन ऐड करना चाह रहे हैं हम। दूसरे लाइन की एक्स वैल्यूज, वो अभी एक्स वैल्यूज पूछ रहा है। अगर वाई का क्लिक करोगे तो वाई आपको ऐड करवानी है, अगर एक्स को क्लिक करोगे तो एक्स करवानी है आपने। जो वाई वैल्यूज हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कहां पर है, ये दी हुई -0.022 और 0.222, ये डी है। तो ये क्या है, D17 और D18। तो मैं लिखूंगा शीट का नाम आइलर डॉट ई 17 से लेकर 17 से लेकर E18। ठीक हो गया। सॉरी ये डी में यार, डी डी। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ताकि बार बार पेस्ट किया जा सके। जो x की वैल्यूज है मेरे पास वो क्या है, वो d के बजाय क्या है, c। ये देखो c कॉलम के अंदर x है और d कॉलम के अंदर y है। अब मैं क्या करूंगा, एक और डेटा सीरीज ऐड करूंगा, x वैल्यूज। अब ये क्या बन जाएगा, e, और ये क्या बन जाएगा, e। उसके बाद y वैल्यूज f और ये f, यानी x की वैल्यू जिस कॉलम के अंदर लिखी हुई है उस कॉलम का नंबर, और y की वैल्यू जिस कॉलम के अंदर लिखी हुई है उस कॉलम का नंबर। एक और सीरीज ऐड करवाऊंगा y वैल्यूज। क्या चीज यार, ये आपका क्या चीज यार, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, तो उसके बाद अगली वे जो वैल्यूज में लूंगा y वैल्यूज, उसके अंदर ये मेरा होगा h कॉलम के अंदर है, h कॉलम के अंदर है, और जो y x वैल्यूज है मेरे पास g कॉलम है x का, और ये g कॉलम है। C D E F G H। उसके बाद अगली सीरीज, अब देखो ये वाली लेनी है मैंने, ये वाली, तो सेल नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो x वैल्यूज हैं मेरे पास अगली सीरीज के लिए वो कौन सी है, A20 A21 A20 और उसके बाद A21। ये देखो ऑटोमेटिकली उसने इसकी गिर्द लाइन लगा दी। उसके बाद y वैल्यू 21 की 20 और ये D 21। ये देखो इसके गिर्द भी उसने ऑटोमेटिकली लाइन लगा दी। उसके बाद अगली सीरीज ऐड कर देता हूँ मैं, C D और उसके बाद ये भी D। ये E और उसके बाद E। F F G
जी, और y वैल्यूज h कॉलम के अंदर हैं, h और ये h। उसके बाद अगली ये वाली आ जाएंगी, ये स्टार्ट हो जाएगी सीरीज 823 और 824 वाली। A23 A24 B और ये भी B। अगली सीरीज ऐड करेंगे, ये देखो ये C कॉलम के अंदर है ये वैल्यूज और ये भी C के अंदर है। Y वैल्यूज D के अंदर मौजूद हैं, D D। E E F F। अगली G और उसके बाद G और H H। अब उसके बाद ये आखिरी रह गया है हमारे पास ये वाला, ये है 26 20 एक मिनट, ये 26 27 26 और ये 27 और y वैल्यूज B27 और B26। ठीक हो गया। अब देखो कि ये जो जितने भी सेल मैंने यहाँ पर किए थे ना x1 x2 y1 y2 के, वो सारे के सारे बारी बारी करके मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद क्या करना है, मैंने चार्ट का टाइटल देना है। तो इससे मैं टाइटल दे देता हूँ इसका क्या भला कि डायरेक्शन फील्ड्स। सब टाइटल देना चाहो तो दे दो, अगर है यहाँ पर कोई नहीं है सब टाइटल तो मैं नहीं दे रहा। एक्स एक्सिस को मैं क्या कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई एक्सिस का मैं नाम क्या दे देता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद देखो नेक्स्ट की ऑप्शन खत्म हो गई, मैं इसको क्या दे देता हूँ, फिनिश। अब ये देखो आपके सामने ये जो ग्राफ आया है ये वाला, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखो ये आपको जो स्लोप फील्ड दिखा रहा है ना, ये किस पॉइंट पर दिखा रहा है, 0.1 के ऊपर है। ये y की वैल्यू क्या है, 0.1। नेक्स्ट क्या होगी, मैं ये जो y वाला कॉलम है इसको मैं क्या कर देता हूँ 1, तो अगली वैल्यू ये कहाँ लगाएगा, ये तो 0.5 ना, 1 इससे ऊपर होगा कहीं जाके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो रेंज है ना उसको मैं चेंज करता हूँ चार्ट की। डबल क्लिक किया इसको मैंने वैल्यूज को, तो ये देखो ये स्केल मुझसे पूछ रहा है। ठीक है कि मैक्सिमम जो मेरा स्केल है वो 0.5 तक गया हुआ है। मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ और ऑटोमेटिक को ख़त्म करता हूँ और इसको मैं 6.0 कर देता हूँ। ओके ये देखो ज़रा, ये अब क्या हुआ, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो ये देखो 0.1 के ऊपर एक डायरेक्शन फील्ड वाली लाइन कौन सी लग गई, ये वाली। अब करना क्या है, नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये होना है कि ये जो आपकी y वैल्यूज है इनको आपने चेंज करना है। ठीक है, लेकिन जब आप इनको चेंज करोगे ना तो पता है क्या होगा, ये वाली सारी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो आपने ये जो ये वाली कैलकुलेशन है, ये वाली, ये यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस जना कॉलम से आगे इस तरह चलेंगी। फिर इधर से जो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू आएंगी उनको इधर नीचे लिखना है, फिर उनके साथ एग्जैक्टली सेम काम करना है जो कि ये हुआ है। ठीक है,
अब मेथड तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि आपको टॉपिक कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि आपने अपने हाथ से जो ना काम किया है वो क्या किया है। ठीक है, दोबारा से सुन लो कि ये जो है ना, जो स्लोप फील्ड लगी है वो किस पे लगी हुई है, y इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर। ये सारे के सारे इनके ऊपर क्या है, y इज इक्वल टू 0.1। अगली स्लोप लाइन आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हो 1 के ऊपर, तो यहाँ पर लग जाएंगी अगली स्लोप लाइंस हमारी। फिर उसके बाद 2 पे लगाना चाह रहे हो तो ये वाली लग जाएंगी हमारे पास स्लोप लाइंस। अब ये वाली जो वैल्यूज है y की, अगर आप 1 के ऊपर लगाना चाह रहे हो, y इज इक्वल टू 1 के ऊपर स्लोप लाइंस लगाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे आप, ये करोगे कि 0.1 की जगह आप क्या कर दोगे 1.0। x यही रहेगा, m का फॉर्मूला सेम रहेगा, c का फॉर्मूला, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, x सेम रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूले के जरिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी सारी की सारी वैल्यूज। जो नई वैल्यूज आएंगी उसके अंदर से x1 x2 इधर और इधर लिखना है, y1 y2 इधर और इधर लिखना है, अगला x1 x2 यहाँ पे लिखना है, अगला y1 y2 यहाँ पे लिखना है। और ये जो ये वाला टेबल है, अब इस टेबल को नहीं छेड़ना आपने, जो काम आपने करना है ना कि y इज इक्वल टू 1 1 1 करना है, वो इधर से स्टार्ट करना है आपने, इस जगह से, और आगे चलते जाना है। इस जगह से जो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू आएंगी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह, और फिर ग्राफ करना है। तो अगली स्लोप लाइंस यहाँ पे लगेंगी, उससे अगली यहाँ लगेंगी, उससे अगली यहाँ पे लगेंगी। और जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में हो सकता है ये ग्राफ ऊपर जाए तो स्लोप लाइंस की डायरेक्शन चेंज होती जाए, स्लोप लाइन इस डायरेक्शन में हो जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए, ये भी पॉसिबल है। या इसका जो एंगल है ना वो हो सकता है चेंज हो जाए, वो इस तरह के बजाय इस तरह हो जाए। ठीक है, या हो सकता है मजीद नीचे चला जाए स्लोप आपका। तो डायरेक्शन इन स्लोप लाइंस की क्या होगी, चेंज होगी। अब आपके पास जो कर्व्स बनेंगे यहाँ पे, जो स्लोप फील्ड आपकी बन जाएंगी, उसके अंदर से जो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो आपको बताएगी कि आपने कर्व जो है ना वो 2 2 में से इस तरह पास करना है, या इस तरह पास करना है, या इस तरह पास करना है। ये किससे पता चलेगा, जो आपकी स्लोप लाइंस की जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगी। ठीक हो गया। इस चीज को देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये अब आप लोगों ने बना कर लाना है मेरे पास, उसके बाद आप लोगों ने मुझसे डिस्कशन करनी है, मैं आपको बता दूंगा कि मजीद किस तरह आपको आइडिया होगा। जो करना है ये वाला तो मैं सिखा चुका आपको कि ये किस तरह होना, ये आप सीख चुके। ग्राफ किस तरह ड्रॉ होना ये भी आप सीख चुके। अगला आपने क्या करना है, आपने इस जगह पर y इज इक्वल टू 1 के ऊपर स्लोप लाइंस लगानी है। तो क्या करना है, यहाँ पे 1.0 1.0 और फिर सॉरी ये 1.0 और उसके बाद इसको आपने सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो आपकी x वैल्यू है वो क्या होगी, वो एज इट इज ये वाली सेम की सेम रहेगी। इसको कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पर फॉर्मूला जो लगना है वो क्या है, वो होगा exp रेज टू द पावर x, ये वाला। तो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। उससे अगला कॉलम c का होगा, उससे अगला x1 का, उससे अगला x2 का, उससे अगला y1 का, उससे अगला y2 का। फिर यहाँ से जो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू आएंगी वो आपने इनको नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप इन वैल्यूज को छोड़ेंगे तो ये वाले जो ग्राफ हैं ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। आपने अगली वैल्यूज x और y की यहाँ पे फिल करना शुरू कर देनी है। फिर उससे अगले जगह आपने क्या करना है कि x1 इज ये जो y है अभी तो 1 रखा था ना, अगली दफा आगे जाके क्या रख दोगे 1.5, फिर उससे आगे जाके 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, 4, 4.5, इस तरह करके आपने यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू इधर सारी फिल करते जानी है और ग्राफ बनाते जाना है। ये आपका स्लोप फील्ड से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। आखिरी नोट इस चीज के ऊपर कि देखो x की वैल्यू हमने क्या ली थी 0.1, इसके अंदर में एक वैल्यू 0.1 माइनस करता हूं और एक 0.1 ऐड करता हूं। क्यों, जो मेरा स्लोप है ना, अगर मैं x लेता हूं 0.1 तो 0.1 का मतलब है कि यहां पर सिर्फ एक पॉइंट लग जाएगा, छोटा सा लाइन नहीं होगी, वो तो सिर्फ एक पॉइंट होगा। अगर लाइन लगानी है आपको, लाइन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, x1 y1 x2 y2। तो आप क्या करते हो कि x जो आपका है 0.1 उससे एक 0.1 कम ले लेते हो और एक 0.1 ज्यादा ले लेते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी लाइन बन जाएगी। स्लोप सेम रहेगा, स्लोप को तो हमने चेंज ही नहीं किया, जो कैलकुलेट कर लिया वही का वही है स्लोप हमारा।
तो इस वजह से आप जो है ना x1 और x2 और y1 और y2 लेते हो। ठीक हो गया। तो ये था एक्सेल के ऊपर आपकी प्रैक्टिस के ग्राफ किस तरह बनता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कहा था तो जी जवाब ये आता है कि जी हमने तो एक्सेल जो है ना वो हमें तो नहीं पता कि एक्सेल के अंदर किस तरह फार्मूला होना है, क्या होना है, और जो है ना फार्मूला किस तरह एंटर करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मज़ीद आपने जो है ना हेल्प लेनी है, यूट्यूब से भी आप वीडियोस देख सकते हो, मैं भी आपको बता चुका हूँ। ये वाली जो स्लोप फील्ड है ये आपने फिल करके लानी है आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास ऑफिस में आ जाना, मैं आपको जो है ना ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दूंगा कि जो स्लो फील्ड्स की डायरेक्शन है उससे 2 2 और 3 3 में से किस तरह पास होगा, और वो अप्रॉक्सीमेट है। देखो मैं जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा और आप ड्रॉ करोगे उसकी शेप के अंदर थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हम कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन यहाँ से नहीं आता। लेकिन चूंकि ओडीई को हम ये कहते हैं कि ये अनसॉल्वेबल है, सॉल्व ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना हम कहते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है कम से कम वही आ जाए, तो उसके लिए ये मेथड होता है हमारा। उसके बाद हमारा है मैं जो ना शीट मैंने आयलर के अंदर जो है ना मैंने डायरेक्शन फील्ड्स का काम कर दिया, तो डायरेक्शन फील्ड वाली शीट के अंदर मैं आयलर मेथड का काम कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगली वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है वो है y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस एक्स इस सारे का स्क्वायर। ये आपको शायद नज़र नहीं आ रही होगी, मैं इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखो y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर्ड, ये जो ना मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने यूज़ करना है क्या, आयलर मेथड। आयलर मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, yn is equal to yn minus 1 plus h times f prime of x n minus 1 comma y n minus 1। इसको मैं मज़ीद क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है, ये देखो y n is equal to y n minus 1 plus h times f prime of x n minus 1 y n minus 1। जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, वो है y at x 0 is equal to 0, यानी जो हमारी इनिशियल कंडीशन है उसके मुताबिक x भी 0 है और y भी 0 है। अब ये जो है ये f प्राइम ऑफ x n माइनस 1 y n माइनस 1, ये क्या बन जाएगा y n माइनस 1 x n माइनस 1। क्यों, जो f प्राइम ऑफ x y है वो क्या है y माइनस एक्स स्क्वायर्ड। तो इसको अगर मैं मज़ीद मॉडिफाई करके लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी, जो कि फॉर्मूले के अंदर इस्तेमाल होनी है, वो होगी y n इज इक्वल टू y n माइनस 1 प्लस h टाइम्स y n माइनस 1 माइनस एक्स n माइनस 1 और इसका स्क्वायर। अब मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। और ये देखो ये मेरा वो है जो कि इम्प्लीमेंट करना है। ये जनरल फार्मूला था। इस जनरल फार्मूला के अंदर f प्राइम ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ये होगा y माइनस एक्स स्क्वायर्ड। तो y माइनस एक्स स्क्वायर्ड ये मैंने कर दिया। अब जो मेरा पहला कॉलम है वो क्या है, n। कौन सा n, ये देखो ये फार्मूला के अंदर n n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 n n माइनस 1 दिया, ये वाला n। मैं स्टार्ट करूंगा 1 2 3 और अगर मैं इन दो को या इन दो को पकड़ के ड्रैग करता हूं तो ये देखो मैंने 6 7 8 9 10 तक मैंने वैल्यूज फिल कर दी। ठीक हो गया। अब क्या करूंगा, yn yn के लिए सॉरी पहले xn आएगा, सॉरी xn
और अगला होगा मेरा वाई एन। अब इनिशियल कंडीशन के मुताबिक जो मेरा पहली दफा होगा वो क्या है, 0 और 0। तो ये मेरी पहली वैल्यू 0 होगी और दूसरी वैल्यू भी मेरी 0 होगी। यहां से अब हमारी वैल्यूज फिल होना शुरू हो जाएंगी। जो हमारी n इज इक्वल टू 2 के ऊपर, यानी कि y2 जो होगा हमारा वो क्या होगा, yn-1 यानी कि y0। जब मैं इधर y2 लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 1, तो ये क्या बन जाएगा y1। y1 की वैल्यू कहाँ दी हुई, ये दी हुई 0। तो ये मेरे पास जो है ना इज इक्वल टू y1 प्लस, क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ कि h की वैल्यू आपने 0.1 लेनी है, तो ये बन जाएगा 0. यदि तो मैं x के कॉलम में फिल कर रहा हूँ, सॉरी, 0.1, 0.2। अब इसकी भी बता देता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आयलर मेथड के अंदर मैंने क्या बताया था, आयलर मेथड में मैंने बताया था कि ये जो x है ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपने लेना होता है, और मर्जी है आपकी, आप जितना मर्जी ले लो। बुक के अंदर उसने बताया हुआ है कि h की वैल्यू 0.1 है, तो आपने x का इंक्रीमेंट कितना लगाना है, 0.1 का। पहली दफा आपका 0 है तो दूसरी दफा 0.1, फिर 0.2, 0.3, x की वैल्यूज आ गई। यहाँ पर फॉर्मूला लगना है y की जगह पे, इज इक्वल टू yn-1 प्लस h कितना है 0.1 टाइम्स yn-1 माइनस xn-1 रेज टू द पावर 2। रेज टू द पावर का जो सिंबल है ना वो ये देखो, ये हेड की तरह दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है इज इक्वल टू इन द फॉर्मूला। कह रहा है कि जी जो मैंने फार्मूला पुट किया इसके अंदर कोई एरर है, दोबारा पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0.1 पुट किया था, 0.1 करना। नहीं, वो उसको गलती काउंट नहीं करा, वो किसी और चीज को गलती काउंट करा। बार वाला भी देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू yn-1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y1 माइनस x1 और रेज टू द पावर 2, ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो ये देखो इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दी वैल्यूज, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये इसने कौन से सेल को सिलेक्ट किया है, C3B3। जब इधर आऊंगा तो C4B4, जब इधर आऊंगा C5B5, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करता जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस करता हूँ। ये देखो ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेरा सोल्यूशन है ना, ये तो देखो हमने कहा था कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जो है ना आपके पास वैल्यूज आ गई हैं असल में आयलर मेथड को यूज करते हुए। हालांकि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारी असम्पशन थी, लेकिन इन फैक्ट सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जो इसका सोल्यूशन है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू x माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x, ये इसका सोल्यूशन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन वाला भी निकाल लेता हूँ, y x n ये देखो इधर इज इक्वल टू x माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक। अभी देखो कि जो बिल्ट इन फंक्शन है ये टेंजेंट हाइपरबोलिक, इसलिए उसने यहां पर दिखा दिया कि टेंजेंट हाइपरबोलिक एक बिल्ट इन फंक्शन है। जो हमने डेटा देना होता वो ब्रैकेट्स के अंदर देना था, मैंने जो है ना ये छोटी ब्रैकेट लगा दी, x ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो ये आंसर आ गया, सारा फिल कर दिया उसने। डेसिमल प्लेसेस को 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले जाता हूँ, ठीक है। अब एरर निकालता हूँ कि
जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है और जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आयलर मेथड से है उसके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये हमारा एरर का कॉलम हो गया, इज इक्वल टू ओरिजिनल सॉल्यूशन माइनस आयलर मेथड से अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। इसके बाद आप इसको ड्रैग कर लो तो ये आपका एरर आ गया। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप चाहते हो कि ग्राफ आपका ज़रा ब्यूटीफाई हो जाए तो इस पूरे को आप सिलेक्ट करो, इसको अलाइन कर लो सेंटर में, उसके बाद इसके गिर बॉर्डर लगा दो। ये आपने बोल्ड कर लिए, अगर चाहो तो इसको कोई हाईलाइट भी कर दो। ये देखो, ये आपका टेबल बन गया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है आपने किसका, कि एरर शो करवाना है आयलर मेथड और ओरिजिनल फंक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इसके लिए अगेन वही इंसर्ट चार्ट टाइप आप कौन सी लेना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि लाइन विद डॉट्स ये वाली हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मुझे एक दफ़ा वो देखना पड़ेगा कि जी कौन से कॉलम के अंदर है। ये हमारा x है b के अंदर और y है c और d में। ओके, ये मैं नोट कर लूँ। ये मेरा x है b के अंदर और y मेरा है c में और y मेरा d में। ओके, और ये सेल नंबर 3 से लेकर और 12 तक जा रहे हैं, 3 से 12 तक। अब मैं ये डेटा ग्राफ के अंदर एंटर करता हूँ, इंसर्ट चार्ट और मैं एक्स वाई स्केटर लाइन विद डॉट्स। नेक्स्ट, उसके बाद ये देखो डायरेक्शन फीड्स वाली शीट है, मेरा जो y है वो है C कॉलम के अंदर, तो C और ये सेल नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये C12 तक जा रहा है। ये आ गई मेरे पास। अब इसकी जो x वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, पहले मैं शीट का नाम लिखूंगा, डायरेक्शन फील्ड्स डॉट, सेल नंबर मेरा जो है ना वो B3 से स्टार्ट हो रहा है और B12 तक जा रहा है। ये जो मैंने अभी किया है ये है आयलर मेथड से जो ग्राफ ड्रा हुआ है वो है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ EULER, आयलर। डेटा लेबल देना है कि लेबल कौन सा लगाना है हमने इस वाले ग्राफ को, ये आयलर का है। उसके बाद मैं एक और ग्राफ ऐड करता हूँ, तो ये ऐड एक्स वैल्यूज आपकी कौन सी हैं, डायरेक्शन फील्ड्स डॉट, ये आपका है B3 से लेकर B12 तक। और उसके बाद जो y वैल्यूज़ हैं आपकी वो क्या हैं, वो है आपकी D कॉलम के अंदर दिया हुआ जो ओरिजिनल फंक्शन है आपका D और ये D। ठीक हो गया, 3 से 12 तक, 3 से 12 तक, और इसके अंदर 3 से 12 तक ये 3 से 12 तक, ये आपका आयलर वाला हो गया और ये आपका ओरिजिनल हो गया। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट, टाइटल आयलर्स मेथड वर्सेस ओरिजिनल सॉल्यूशन, सब टाइटल कंपैरिजन। ये मेरा, इसको मैं इस दफ़ा x का नाम दे देता हूँ और इसको मैं y का ही नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको फिनिश करता हूँ, तो ये देखो ये मेरा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये देखो
चाहूँ तो इसका मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। इसमें होती है ऑप्शन, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये आप लोग खुद भी देखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये है कि आपका ग्राफ ड्रॉ करने का जो मेन मेथड है वो आपको पता चल गया है। देखो ये जो मैंने टाइटल दिया था आयलर मेथड वर्सेस ओरिजिनल सॉल्यूशन, और नीचे सब टाइटल कंपैरिजन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये आप जो है ना इस तरह देख लो कि आपका ग्राफ प्लॉट हो जाता है, और ये डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन और जो आपका आयलर कर्व है उसके अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो ये डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर h की वैल्यू 0.000001 अगर हम करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दोनों लाइंस ओवरलैप कर जाएंगी। ठीक हो गया। इसके बाद मैं अब आपकी लेने लगा हूँ अटेंडेंस। ये आ गई जनाब आपकी स्क्रीनशॉट रोल नंबर 25 तक। उसके बाद रोल नंबर 26 से ऑनवर्ड। अच्छा यार, ये यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं बाय नेम, कंवर, अवैस और मोहम्मद हमजा। ये अपने जो ना स्टूडेंट आईडी से लॉगिन हुआ करो, ठीक है ना, अपने स्टूडेंट आईडी से लॉगिन। नहीं, मेरे पास दो तो नाम आ रहे हैं, कंवर, अवैस और जो है ना मोहम्मद हमजा, क्योंकि पिछले सेमेस्टर के अंदर देखो आप लोगों ने ना लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया था। मैं तो इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे तो और कोई इशू नहीं है।